मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आज आपको थनैला बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। थनैला बीमारी ये इसे दगादी बीमारी भी कहते हैं, दगादी कई क्षेत्रों में इसे। थनैला बीमारी का मतलब होता है थनों में जो सूजन आती है। आप सब जानते हैं थनों में कई बार सूजन आ जाती है, कई बार दूध में लेछड़े और थक्के आने लगते हैं, कई बार खून भी आ जाता है। तो ये क्या होता है, संक्रमण हो जाता है पशुओं के थनों में, इसे हम थनैला रोग कहते हैं। इससे इतना ज़्यादा है जो पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा इससे आर्थिक नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो थनैला हो जाता है जब, तो उससे मिल्क की क्वालिटी डाउन हो जाती है। उस दूध को है जो डेयरी वाले भी नहीं लेते हैं, दूध को हमें फेंकना पड़ता है। इसके अलावा हमें जो है मार्केट में अगर ऐसे पशु को हम बेचते हैं तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है और पशुओं का जो है दूध उत्पादन कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम जब इसका इलाज करवाते हैं तो हमें महंगी एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है, यानी कि वेटनरी सर्विसेज भी के लिए हमें कॉस्ट चुकानी पड़ती है। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। ये मतलब है जो अगर हम थनैला जो है ये इस तरीके से कई बीमारियां भी फैलाता है इंसानों में। अगर कोई आदमी, कोई पशुपालक या कोई भी इंसान अगर थनैला से ग्रसित दूध है उसको पीता है तो उसको टीबी, सोर थ्रोट, इस तरीके की कई बीमारी भी हो सकती है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो थनैला बीमारी होती है, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किन किन कारणों से थनैला बीमारी हो जाती है और वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से थनैला बीमारी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। और इसके बाद हम बताएंगे कि ये बीमारी कौन कौन से रूप में होती है और क्या क्या लक्षण आते हैं, हमें क्या उपचार करवाना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे आपको कि हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए जिसके कारण से हम इस बीमारी से बच सकें। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये बीमारी किस किस वजह से हो जाती है। ये जो थनैला की बीमारी है, ये जीवाणु, विषाणु और फंगस यानी कि फफूंदी और माइकोप्लाज्मा से होती है। जो जीवाणु हैं, जीवाणुओं में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई नाम के जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो ई कोलाई बैक्टीरिया जीवाणु से होती है, क्योंकि ई कोलाई का जो बैक्टीरिया होता है वो गोबर में पाया जाता है और जब पशु गोबर करता है और गोबर करके उसी पे बैठ जाता है तो उसकी वजह से ये संक्रमण पशुओं के थनों में हो जाता है और ये थनैला नाम की बीमारी हो जाती है। विषाणुओं में जो वायरस है, विषाणु है, वो एक तो एफएमडी है और एक पॉक्स वायरस, इसकी वजह से भी थनैला बीमारी हो। जो फंगस यानी कि फफूंदी है, फफूंदी में एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस और कैंडिडा नाम की जो फफूंदी होती है उसकी वजह से भी थनैला रोग हो जाता है। इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से जब थनैला रोग होता है तो इसमें दूध में जो है खून आने लगता है। दूध जो है वो लाल कलर का, गुलाबी कलर का हो जाता है। ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो हमें जब माइकोप्लाज्मा से लाल खून आता है तो हमें इसके लिए टाइलोसिन एंटीबायोटिक, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक रहती है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन से कारक हैं जिनकी वजह से थनैला रोग के होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे मुख्य जो कारण है वो है हमारे जो पशु जहाँ पर बनते हैं नीचे, वहाँ पर गंदगी का रहना, वहाँ पर गोबर का समय पर साफ नहीं होना, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये रोग हो जाता है। में जो है चोट लग जाती है और इसकी वजह से भी थनैला रोग होने के अवसर बढ़ जाते हैं। कभी कभी हम अगर दूध को सही मतलब रोजाना नहीं निकालते हैं, किसी वजह से रोजाना अगर हम दूध नहीं निकाल पाते हैं तो भी थनैला बीमारी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। या फिर हम दूध तो निकालते हैं लेकिन थोड़ा सा दूध हम थनों में छोड़ देते हैं, इसकी वजह से भी थनैला रोग होने के अवसर बढ़ जाते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट मिल्किंग और इम्प्रॉपर मिल्किंग। इसके बाद कई बार क्या होता है
कि हम जो दूध निकालने का तरीका है वो सही तरीका फुल हैंड मेथड होता है या फिर स्ट्रिपिंग होता है। ये जो थंब मेथड होता है दूध निकालने का, इसकी वजह से थनों में चोट पहुंच जाती है। इससे भी थनैला रोग होने के अवसर बढ़ जाते हैं। कई बार जिन पशुओं के जो थन होते हैं वो बड़े होते हैं या टीट्स लंबे लंबे होते हैं, उनकी वजह से भी थनैला बीमारी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। कई पशु जो ज्यादा मात्रा में दूध देते हैं, उन पशुओं में भी थनैला रोग होने के ज्यादा अवसर होते हैं। या फिर कई पशु जिनके लीकी टीट्स नाम की बीमारी होती है, मतलब उसमें टीट इंस्फिंक्टर चौड़ा हो जाता है, उनमें से दूध बहता रहता है। ये फास्फोरस की कमी से होती है। अगर ऐसे लीकी टीट्स वाले पशु हैं तो भी उनमें थनैला रोग होने के अवसर बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है वो किस तरीके से फैलती है। इसको फैलने में जो हमारा संक्रमित जो मतलब थनैला के जो जीवाणु, विषाणु या फफूंदी या माइकोप्लाज्मा से संक्रमित पानी है, उसकी वजह से बीमारी फैल जाती है। इसके अलावा जो हमारे संक्रमित बेडिंग है, नीचे जो भूसा वगैरह जो बिछा हुआ है, उससे भी ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इसके अलावा जो हम बर्तन उपयोग में करते हैं, उपयोग में लाते हैं, या फिर जो दूध निकालने वाले है दूधिया, उसके हाथ जब एक भैंस से दूसरे संक्रमित भैंस से साधारण भैंस के लगते हैं तो भी ये बीमारी फैल जाती है। अब हम पशुपालकों को बताना चाहेंगे कि ये बीमारी में क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या इसकी अवस्थाएं होती है। इस बीमारी की दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती एक्यूट फॉर्म, एक दूसरी अवस्था होती क्रोनिक फॉर्म। एक्यूट फॉर्म का मतलब होता है एकदम से, ये पशु में एकदम से अचानक से हो जाती है। इसमें जो है थनों में सूजन आ जाती है, थन लाल हो जाते हैं, पशु चारा पानी छोड़ देता है। इसके अलावा इसमें जो है दूध में लेछड़े आने लगते हैं, पशु को बुखार भी आ जाता है, लेछड़े और थक्के साथ में थक्के भी आने लगते हैं। ये तो हुई एक्यूट फॉर्म। इसके अलावा क्रोनिक फॉर्म होती है जो पशु में धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें क्या होता है, दूध उत्पादन पहले कम हो जाता है और आंखों से देखने में पशु के जो दूध है उसमें कोई हमें ऐसी एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आती है, कोई भी उसमें नजर नहीं आता है, कोई भी ऐसा लक्षण खींचड़े और थक्के। और इसमें गादी में जो है कड़क हो जाती है गादी, और दूध उत्पादन कम हो जाता है। ये क्रोनिक लक्षण है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो थनैला बीमारी होती है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। इसको हम दूध में लेछड़े, थक्के, या फिर जो दूध का कलर है वो गुलाबी गुलाबी सा लाल लाल सा हो जाता है, यानी कि दूध को देख के हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। या फिर इसको प्रयोगशाला में जब जांचा जाता है तो या तो दूध से इसके जो कारक है, जीवाणु, विषाणु, फंगस या माइकोप्लाज्मा को अलग करके भी इस बीमारी को पहचाना जा सकता है। या फिर हम कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट भी इसके लिए लगाया जाता है। इसमें एक रिएजेंट होता है, उसको दूध में डाला जाता है। दूध में डालने पर अगर दूध खराब हो जाता है, उसमें गाढ़ापन सा आ जाता है, तो मतलब दूध हमारा थनैला से ग्रसित है, हमारा पशु थनैला से ग्रसित है। इसके अलावा स्ट्रिप कप टेस्ट भी किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है हमें कौन कौन से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसमें जैसे ही ये बीमारी होती है, हमें एक पशु चिकित्सक की सलाह लेकर उससे उपचार करवाना चाहिए, क्योंकि अगर इस बीमारी का समय पर उपचार नहीं होता है तो ये इतनी खराब बीमारी है कि इससे पशु का थन भी चला जाता है, फिर वो जिंदगी में कभी भी पशु दूध नहीं दे पाता है। इसलिए हमें इसका एक पशु चिकित्सक की सलाह से तुरंत उपचार करवाना चाहिए। उपचार में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगवाना चाहिए। इसके अलावा अगर गादी में सूजन है तो उस हिसाब से पशु चिकित्सक अपना ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कई बार एक बार उपचार करने पर आराम नहीं आता है। इसमें कम से कम थनैला रोग में हमें 3 दिन तक उपचार करवाना चाहिए। ये भी अक्सर पशुपालक नहीं करते हैं। अब मैं पशुपालकों को बताना चाहूँगा कि ये जो थनैला बीमारी है,
ये किन किन कारणों से हम, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हम इस बीमारी को होने से बच सकें। जब भी हम थनैला बीमारी का उपचार करवाते हैं, मतलब जो पशु हमारा थनैला बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो हमें रोजाना उसके थनों को पूरी तरीके से खाली कर लेना चाहिए। और अगर गादी है, जो पशु के जो थन है, अगर वो गर्म है तो हमें बर्फ की सिकाई करना चाहिए ताकि उसके जो थनों की सूजन है वो कम हो जाए। और अगर पशु के जो थन है, गादी जो है, अगर वो ठंडी है तो हमें गर्म पानी से उसकी सिकाई करना चाहिए। या फिर इसके अलावा गादी में सूजन करने का एक और तरीका है, उसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट को एक कपड़े में लेकर गर्म करके उसकी सिकाई पशु के थनों में करते हैं। इससे भी पशु के थनों की सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा मार्केट में कई तरह के जो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन करने वाले स्प्रे उपस्थित हैं, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो थनैला बीमारी से जो दूध निकलता है, मतलब जो पशु थनैला बीमारी से जब ग्रसित हो जाता है तो उसके दूध को हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि रोकथाम कर सकते हैं, यानी कि इस बीमारी को होने से हम बच सकते हैं ताकि बीमारी कम से कम हो। जब हम थनैला बीमारी को अगर कम से कम हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो पशु जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर हमें साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। हमें साफ सफाई के लिए बहुत सस्ता जो दवाई है वो है पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालकर उससे रोजाना धोने चाहिए। पशुओं के थनों को भी हम इससे धो सकते हैं, ये बहुत ही सस्ता और अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। इसके अलावा हमें संक्रमित पशुओं को जो है असंक्रमित पशुओं से अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है थनैला अगर हमारे पशुओं को हो जाता है तो हमें उसके लिए रेगुलर टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसकी वजह से भी हम इस बीमारी को होने से बच सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो संक्रमित पशु है उनका दूध लास्ट में निकालना चाहिए और जो असंक्रमित पशु है उनका दूध पहले निकालना चाहिए। दूध निकालने से पहले थनों को और हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए। जो थनैला से ग्रसित पशु का जो दूध है उसे हमें फेंक देना चाहिए। और हमें इसमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो जिस पशु को थनैला हो गया है या जिस थन में थनैला हो रहा है उसका हमें तुरंत अतिशीघ्र उपचार करवाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें थी जो हम पशुपालकों को बताना चाहते थे, ताकि जो है इसके अलावा एक ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो पशु ब्याता है तो उसके जो थन होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसे पशुओं को भी चोट लगने से थनैला बीमारी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। तो उनको हमें सॉफ्ट बेडिंग मटेरियल देना चाहिए, नीचे भूसा वगैरह और कोई भी ऐसा नुकीला पत्थर वगैरह वहाँ पे नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एक ब्याने वाले पशु को उसके थनों को चोट लग सके। ये कई कारण हैं, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो पशुओं को थनैला बीमारी होने से हम बच सकते हैं। पशुपालकों को एक जानकारी और देना चाह रहा था मैं थनैला बीमारी के बारे में। थनैला बीमारी से ग्रसित अगर दूध को कोई भी मनुष्य अगर पीता है तो उसको जो है सोर थ्रोट, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस और ब्रूसेला और फूड पॉइजनिंग जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। अतः हमें थनैला से ग्रसित खराब दूध को नहीं पीना चाहिए। और एक जानकारी और देना मैं चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है बड़े बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर बेवरेज इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट को पशुओं को खिलाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पशुओं के खून में एसिडोसिस हो जाती है, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी पशुओं का दूध फटने लगता है, उसमें लेछड़े और थक्के बनने लगते हैं। तो उसको मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को खिलाते हैं तो उससे भी पशुओं में ये जो दूध खराब होने की समस्या है दूर हो जाती है। इसके अलावा पशुओं के ट्रीटमेंट में इसमें काफ़ी ऊंची एंटीबायोटिक
सेफ्टिनोम, सेफ्टोपर सोडियम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थनों में जो कई तरह की इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन यानी कि थनों में डालने वाली दवाई उपलब्ध है मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल सुबह शाम हम कर सकते हैं। इनको हमें बहुत सावधानी के साथ पशु के थनों में डालना चाहिए, कोई भी इनमें संक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई भी चीज ऐसी जो हम थनों के अंदर डालते हैं वो जमीन के संपर्क में या हाथों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, अन्यथा थनैला रोग होने के अवसर और ज्यादा बढ़ जाते हैं।